कैसे हैं प्यारे बच्चों? कक्षा 6 से 12th के विद्यार्थियों को गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषय के संदर्भ में जो कल पढ़ाया गया था उसको पुनः रिमाइंड करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें तीनों विषयों के संदर्भ में रेफरेंस में समझाया था, पढ़ाया था, अध्ययन करवाया था। सर्वप्रथम हम हिंदी विषय की बात करते हैं। हिंदी विषय और इंग्लिश विषय दोनों में ग्रामर का जो पोर्शन होता है, ग्रामर का जो पार्ट होता है वह एक जैसा ही होता है। केवल हिंदी सब्जेक्ट में हम हिंदी में ग्रामर का अध्ययन करते हैं तथा इंग्लिश सब्जेक्ट में हम इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर का अध्ययन करते हैं, जबकि उनकी विषय वस्तु एक जैसी ही होती है, अर्थात एक ही नेचर की होती है। इसलिए हम इसे साथ साथ पढ़ सकते हैं या फिर इसे साथ साथ पढ़ाया जा सकता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था हिंदी और इंग्लिश में स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम वोवेल्स बोलते हैं और व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी सब्जेक्ट में स्वर अर्थात वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू अर्थात 5 होते हैं, वहीं हिंदी विषय में स्वर ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह होते हैं तथा व्यंजन इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, एफ, जी, एच के इस प्रकार से जेड तक होते हैं। तो हिंदी विषय में व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य इस प्रकार से आगे तक होते हैं। ये हमने बेसिक रूप से कल हमने इनका अध्ययन किया था कि इंग्लिश में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं तथा हिंदी में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, इनका हमने कल स्टडी की थी। अब आज हम विस्तार से साथ में कल हमने संज्ञा के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त की थी। संज्ञा इसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो संज्ञा की क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या क्रिया के नाम को संज्ञा कहा जाता है। A noun is called a name of person, things and places, उसको हम संज्ञा कहते हैं।
साथ में ये भी उद्धृत किया था, ये भी बताया था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। मैंने पहले से इसको आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, श्याम पर लिख दिया है। संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा कितने प्रकार की होती है। जैसा कि परिभाषा में वर्णित है उन्हीं शब्दों के आधार पर संज्ञा को वर्गीकृत किया गया है। The noun is distributed according to the definition. The noun is distributed according to the definition. डेफिनेशन के अनुसार नाउन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, नाउन का प्रकार बनाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि संज्ञा की मुख्यतः दो भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः संज्ञा के नाउन्स के मुख्यतः दो वेराइटी होते हैं। द नाउन इज टू टाइप्स, संज्ञा दो प्रकार की होती है। संज्ञा दो प्रकार की है। द नाउन इज टू टाइप्स, संज्ञा दो प्रकार की। द नाउन इज टू टाइप, अर्थात संज्ञा दो प्रकार की है। कौन कौन सी है? गणनीय और अगणनीय। गणनीय जैसा शब्द है अर्थात जिसको गिना जा सकता है उसे हम कहते हैं गणनीय संज्ञा। अंग्रेजी में बोलेंगे काउंटेबल नाउन। अर्थात गणनीय ऐसी वस्तुएं या ऐसा समूह जिनको हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसे स्थान, ऐसी पुस्तकें और ऐसी इस प्रकार की वस्तुएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ए काउंटेबल नाउन इज कॉल्ड टू एबल टू काउंट, जो गिनने के योग्य होते हैं। इज एबल टू काउंट, गिनने के योग्य होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा के दो भेद है, टू टाइप्स ऑफ नाउन। मुख्यतः संज्ञा के दो ही भेद होते हैं, गणनीय और अगणनीय। अर्थात काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल। अगणनीय अर्थात जिसको गिना जाना संभव नहीं है, अर्थात जिसे गिना जाना संभव नहीं है उन्हें हम नॉन काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिनको हम आसानी से, इजली वे में, आसानी से, सही तरीके से, जल्दी गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं, उन्हें हम गणनीय अर्थात काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिन्हें गिना नहीं जा सकता नॉन काउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब काउंटेबल जो नाउन है उसके भी तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। अर्थात संज्ञा दो प्रकार की होती है। संज्ञा के दो भेद होते हैं, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अर्थात काउंटेबल नाउन एंड नॉन काउंटेबल नाउन। द नाउन इज टू टाइप्स लाइक काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन। Where countable noun are divided in three parts. are dividing अर्थात या ये कह सकते हैं कि गणनीय संज्ञा को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। गणनीय संज्ञा को, काउंटेबल नाउन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, गणनीय काउंटेबल नाउन को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। The countable noun is divided in three parts like proper noun, common noun and collective noun। अर्थात गणनीय संज्ञा को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। और countable noun is divided in three parts, proper noun, common noun and collective noun। अब हम इन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है और समूहवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है। अर्थात प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या होती है। जैसा कि शब्द में ही वर्णित है, डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स, शब्द में ही वर्णित है।
व्यक्तिवाचक। हिंदी के शब्द को यदि पढ़ते हैं, हिंदी के शब्द को यदि हम पढ़ते हैं, इफ वी रीड द वर्ड ऑफ हिंदी व्यक्तिवाचक, तो एक अजीब सा महसूस होता है, ऐसा लगता है किसी व्यक्ति का नाम है क्या, अर्थात किसी व्यक्ति से संबंधित संज्ञा है क्या। नहीं, इंग्लिश में व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये हम इसको ऐसे नहीं कि पर्सन नाउन नहीं बोल सकते, व्यक्ति का मतलब पर्सन नहीं, व्यक्तिवाचक अर्थात व्यक्ति की भूमिका अदा करता है, व्यक्ति जैसी भूमिका में रहता है, अर्थात विशिष्ट चीजें हो, विशिष्ट स्थान रखता हो, उसे हम प्रॉपर बोलते हैं। प्राय अध्यापक द्वारा या आपके परिवार द्वारा ये कहा जाता है कि आप प्रॉपर वे में रहें, सही तरीके से, प्रॉपर का सही तरीका, अर्थात प्रॉपर वर्क कीजिए, सही कार्य कीजिए, या प्रॉपर वे में अपना टारगेट फिक्स कीजिए, अर्थात प्रॉपर अपने आप में एक अच्छा शब्द है जो उच्च कोटि का है। द प्रॉपर इज ए वर्ड व्हिच इज हैव ए एपेक्स प्लेस, जो उच्च शीर्ष स्थान रखता है। प्रॉपर इज एपेक्स प्लेस, तो प्रॉपर का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, अर्थात जिनका अपना एक वर्ग होता है। जैसे मैंने कहा जयपुर, जयपुर अपने आप में एक पहचान है, एक ऐसी विशिष्ट जगह है जिसको सभी लोग जानते हैं, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। पेरिस सभी लोग जानते हैं, रामायण सभी लोग रामायण को जानते हैं। अब इसके अंतर्गत हम बाकी के द्वारा क्या करते करेंगे, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कि संज्ञा का वह भेद, संज्ञा का वह भेद जिसमें हम विशिष्ट स्थान या व्यक्ति या वस्तु को वर्णित करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा का एक भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, संज्ञा का एक भेद है जिसके अंतर्गत हम विशिष्ट प्लेस या विशिष्ट बुक या विशिष्ट कोई भी वस्तु हो सकती है विशिष्ट, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जयपुर, पेरिस, रामायण इत्यादि। सेकंड है गणनीय काउंटर नाउन में सेकंड पोर्शन होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, इसका किसी जाति से मतलब नहीं है, किसी कास्ट से मतलब नहीं है। जातिवाचक को बोलते हैं कॉमन नाउन, अर्थात एक पूरी की पूरी जाति को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे घोड़ा, हॉर्स, मनुष्य, फूल, वृक्ष आदि जातिवाचक। वृक्ष की पूरी जाति है, एक साथ आगे वृक्ष, फूलों की सभी जाति हैं, एक आगे फूल, मनुष्य और घोड़ा, ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिसमें जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक समूहवाचक संज्ञा, अर्थात जो समूह का बोध कराती है, एक ग्रुप विशेष को हमें बताती है। जैसे सेना, कक्षा, कक्षा में कौन होते हैं, विद्यार्थी, एक समूह होता है। सेना, कक्षा, सेना की एक पूरी टुकड़ी होती है, इसका एक समूहवाचक है जिसमें पूरे समूह का बोध हो जाता हो। जैसे भीड़ एक पूरा समूह है, भीड़ एक पूरा समूह है। तो ये सब चीजें, ये सब आपके समूहवाचक या कलेक्टिव, अर्थात जहाँ पे पूरा का पूरे बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास एक विशेष एक समूह होता है, उसे हम अलग अलग नाम से डिवाइड करते हैं, जिसमें सेना, कक्षा और भीड़। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा, अर्थात इन तीनों संज्ञाओं को काउंटेबल जो नाउन है उनकी तीनों संज्ञाओं को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे जयपुर, राजस्थान में जयपुर एक शहर है, राजस्थान में जयपुर एक शहर, तो आप काउंट कर सकते हैं, एक राजस्थान में जयपुर नाम का केवल एक शहर है। पेरिस, रामायण, इनको काउंट कर सकते हैं। जातिवाचक अर्थात जाति को पहचान सकते हैं। समूहवाचक अर्थात हम समूह को पहचान सकते हैं, उनको काउंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए सेना की एक टुकड़ी है, इसमें 500 सैनिक है, हम काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब उसमें सेना की टुकड़ी कहा जाएगा। कक्षा में 60 विद्यार्थी हम उसको काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब हम समूहवाचक। भीड़ के अंदर हम काउंट कर सकते हैं कि 10
10,000 व्यक्ति थे, 20,000 व्यक्ति थे, 500 व्यक्ति थे, उनको हम सबको काउंट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब दूसरा भेद है अगणनीय अर्थात नॉन काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, द्रव्यवाचक और भाववाचक। द्रव्यवाचक मेटेरियल अर्थात जिसमें द्रव्य साइंस में पढ़ते हैं, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यही द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। पानी, लोहा, गैस आदि द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इनकी मात्रा को हम काउंट नहीं कर सकते, इनकी मात्रा को हम काउंट नहीं। पानी अता है, लोहा एक अता भंडार में मिलता है, गैस का कोई पैमाना नहीं होता है, इस कारण सबको मेटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा। एक होता भाववाचक जिसमें व्यक्ति का भाव प्रदर्शित हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। जैसे उसका बचपन बहुत ही खुशी से बीता, उसका अर्थात किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बालक का बचपन बहुत ही खुशी में व्यतीत हुआ, अर्थात बचपन एक भाव है। बुढ़ापा एक भाव है, थकान एक भाव है, विश्राम एक भाव है, चिड़चिड़ापन एक भाव है, क्रोध एक भाव है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, हमें संज्ञा के अंतर्गत सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा आनी चाहिए, संज्ञा किसे कहते हैं, फिर उसके भेद आने चाहिए, संज्ञा के क्या भेद है और ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर अलग अलग भेद में हमारे को पता होना चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। एक वाक्य के द्वारा हम इन सब संज्ञाओं के जितने भी प्रकार हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हर्षित, हर्षित का जीवन, हर्षित का जीवन, हर्षित का जीवन बाल्यकाल में, बाल्यकाल में, बाल्यकाल में अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छा व्यतीत हुआ, अच्छा व्यतीत हुआ है। ये पूरा एक वाक्य है। हर्षित का जीवन बाल्यकाल में अपने परिवार के साथ अच्छा व्यतीत हुआ, परिवार के साथ अच्छा व्यतीत हुआ है। ये पूरा एक सेंटेंस बनी गया। इस सेंटेंस में कौन कौन सी संज्ञाएं आप आसानी से समझ सकते हैं। हर्षित व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी का नाम आ गया, इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जीवन बाल्यकाल, हर्षित का जीवन बाल्यकाल, बाल्यकाल भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। अपने परिवार के साथ अच्छा व्यतीत हुआ है, अच्छा भाववाचक। तो इस प्रकार परिवार समूहवाचक, परिवार कौन सा हो गया, समूहवाचक। तो आपको एग्जाम में दिया जा सकता है कि निम्नांकित सेंटेंस में या निम्नांकित वाक्य से में आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक शब्दों को छांटिए, अर्थात अलग अलग कीजिए। हम कह सकते हैं हर्षित का जीवन बाल्यकाल में अपने परिवार के साथ अच्छा व्यतीत हुआ है। मान लीजिए कैसे हो गया, अच्छा व्यतीत हुआ है। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इनमें संज्ञा के भेद हम ले सकते हैं कि हर्षित व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाल्यकाल भाववाचक संज्ञा, परिवार समूहवाचक संज्ञा, अच्छा ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये हमारे को देखना होगा कि संज्ञाओं के भेद हमें पता होना चाहिए। हर्षित का जीवन, अर्थात हर्षित को कह सकते हैं, अर्थात एक व्यक्ति है जो अकेला, उसका नाम है हर्षित।
इस काल को हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा कही। बाल्यकाल एक भाव है उसका, एक भाव है, बचपन है उसका, अर्थात बाल्यकाल एक भाव था, अर्थात अब बड़ा हो चुका है उसके बाल्यकाल एक भाव था। परिवार पूरा एक समूह है, इसमें माता पिता चाचा चाची दादा दादी आदि लोग रहते हैं और अच्छा व्यतीत हुआ गुजरा है। तो ये हमें संज्ञा के संदर्भ में आज हमने अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। ये इंग्लिश और हिंदी में संज्ञा ये भेद हमने पढ़ लिए और इससे आज यदि आपको इस वीडियो में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। नाउ बी will study about basic mathematics। अब हम आधारभूत गणित विषय का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेसिक मैथमेटिक्स क्या है। बेसिक मैथमेटिक्स BASIC बेसिक, MATHEMATICS बेसिक मैथमेटिक्स आधारभूत गणित। कल हमने आधारभूत गणित के अंतर्गत जानने की कोशिश की थी, ये जानने की कोशिश की थी कि आधारभूत मैथमेटिक्स में संख्याओं का क्या स्थान है। संख्याओं को हमें लिखना, पढ़ना और पहचानना तीनों आना चाहिए। देखो हम कब परफेक्ट बन सकते हैं, हम कब परफेक्ट बन सकते हैं कि जब हम किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं, पहचाने, जाने, लिखने, पढ़ने का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम उस विषय को अच्छी तरीके से, हम उस विषय के अच्छे तरीके से विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत कल मैंने बताया था इकाई का अंक और इकाई क्या होती है। अब आज मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स के मूल पार्ट्स के अंतर्गत हम चलते हैं कि मैथ्स में जैसे कल मैंने आपको कहा था कि 6570 ये पूरा एक संख्या है, डिजिट नहीं है। 6570 एक मूल संख्या है। इस पूरी संख्या को हमें बोलना आना चाहिए इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। तो 6570 यदि हम इसको शब्दों में लिखें, हिंदी में लिखें, हिंदी के अंदर यदि हम लिखेंगे तो कहेंगे 6000 570 सूत्र लिखना आना चाहिए। हिंदी में हम इसको लिखेंगे 6570। जबकि अंग्रेजी में हम इसे लिखेंगे 6500 and 570 6570 अर्थात 6570। यदि 6570 में से यूनिट प्लेस की बात करें, यूनिट प्लेस पे कौन है, इकाई के स्थान पर कौन है, यूनिट प्लेस पे कौन है, यूनिट प्लेस पर आपके पास है 0, शून्य अर्थात 0, शून्य अर्थात 0। तो आपके यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, शून्य इज ए डिजिट, तो डिजिट कौन सा है इसका, डिजिट कौन सा है, 0 डिजिट, शून्य प्लेस। यदि हम यूनिट प्लेस अर्थात इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पर कौन बैठा हुआ है, फिर टेंस प्लेस अर्थात दहाई। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे 100 प्लेस, इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे 1000 प्लेस। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? 7 इज ए डिजिट, 7 इज ए डिजिट। 100 प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? 5 इज ए डिजिट। एंड 1000 प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? 6 इज ए डिजिट। इनको हम जिस प्लेस पे बैठे हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। शून्य इकाई प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, तो यूनिट प्लेस का मतलब 1 से आप उस संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो शून्य को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे शून्य। 7 10 प्लेस पे बैठा हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7। 500 प्लेस पे बैठा हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 500। और 6000 के प्लेस पे बैठा हुआ है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6000। यदि इनको हम ऐड करते हैं, यदि हम इसको योग करते हैं, तो आपके पास संख्या 6573 प्राप्त होगी। अर्थात हम ये कहते स्थानीय मान, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं 6वीं 7वीं में, इस 7 का स्थानीय मान, अर्थात 7 कौन से स्थान में बैठा हुआ है? वही स्थानीय मान, जब स्थानीय मान, अर्थात इसका स्थान जो 7 डिजिट है कौन से स्थान पर, उसका क्या मान है, उसकी क्या वैल्यू है। 5 डिजिट कौन से स्थान पर, उसकी क्या वैल्यू है। 6 डिजिट कौन से स्थान पर, उसकी क्या वैल्यू है। 6 डिजिट 1000 के प्लेस पर स्थान, उसकी वैल्यू 6000 है। 5 डिजिट 100 प्लेस पर बैठा हुआ है, इसलिए उसकी वैल्यू 500 है। और 7 जो डिजिट है वह 10 प्लेस पर बैठा हुआ, 2.5 पे बैठा हुआ, उसकी वैल्यू 70 है। और शून्य इकाई प्लेस पे बैठा हुआ, इसलिए उसकी वैल्यू 0 है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई 0 है। तो अगर इन सब का हम योग करेंगे तो आपके पास यही संख्या आने वाली है, अन्य कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो कल हमने ये जानने की कोशिश की थी कि यूनिट क्या है, टेंस क्या है, 100 क्या है, 1000 क्या है, लेख क्या है, 10 लेख क्या है, करोड़ क्या है, 10 करोड़ क्या है। इस प्रकार से हम प्रत्येक संख्या के बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। अब नेक्स्ट संख्या नॉलेज के बाद, संख्याओं की पहचान के बाद, आज हम बेसिक रूप से मैथमेटिक्स का वो पाठ पढ़ेंगे, जिसके द्वारा हम मैथ्स को मजबूत कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हम मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स की विधाएं, गणित की मूलभूत विधाएं क्या है। गणित विधाएं, गणित की विधाएं, अर्थात मैथ्स किस किस चीज के ऊपर निर्भर करती है, विधा के आधार पर। तो इसके 4 ऑपरेशन, मैथ्स के 4 ऑपरेशन होते हैं मुख्यतः, जिसको भी सबसे पहले अंकों का ज्ञान, अंकों की पहचान, अंकों को लिखना, अंकों को पहचानना और अंकों को लिखना आना चाहिए। उसके बाद हम करते हैं योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। ये 4 मुख्य क्रियाएं हैं, मैथ्स की 4 मुख्य विधाएं हैं। सबसे पहले हमें मैथ्स के सभी अंकों का ज्ञान होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए। उसके बाद ही हम योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो योग को क्या बोलते हैं? एडिशन, एडिशन या सम। व्यवकलन को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन। गुणन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और भाग को बोलते हैं डिवाइड। ये हमें आना चाहिए, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। फिर इनकी अलग अलग विधाएं हैं। योग कितने प्रकार से किया जाता है, योग किस किस प्रकार से किया जाता है। अब योग के अंतर्गत योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, इन सब के बारे में हमारे को अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। लेकिन किस किस प्रकार के, देखो ये सभी चीजें हमारे को साधारण संख्याओं पर योग, व्यवकलन,
गुणन भाग का अनुप्रयोग। अर्थात जो साधारण संख्याएं उस पर उनका कैसे योग करते हैं, उनका कैसे व्युत्पन्न करते हैं, उनका कैसे गुणन करते हैं, उनका कैसे भाग करते हैं, तो साधारण संख्याओं पर हमारे पास है। सेकंड, दशमलव संख्या पर वही सेम योग व्युत्पन्न गुणा भाग का अनुप्रयोग दशमलव संख्या के पास। इसी प्रकार से भिन्न संख्या, भिन्न भी दो प्रकार की, भिन्न और साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न एवं मिश्र भिन्न का पर हमें योग व्युत्पन्न गुणन और भाग का अनुप्रयोग होना चाहिए। साधारण संख्याओं पर, दशमलव संख्याओं पर और साधारण भिन्न पर हमें, साधारण और मिश्र भिन्न पर हमें योग व्युत्पन्न गुणन भाग आना चाहिए। साथ में बीजीय गणित के अंतर्गत बीजीय गणित के अंतर्गत योग व्युत्पन्न गुणन और भाग का अनुप्रयोग आना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है मैथ्स का। बेसिक मैथ्स का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये आता है कि आपको संख्या की पहचान है नहीं, संख्या को आपको बोलना आता है नहीं आता है, संख्या आपको लिखना आती है या नहीं आती है, संख्याओं के बेस आपको पता है या नहीं है। उसके बाद ही हम गणित की जो बेसिक फंडामेंटल है उस पर चलते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। मैथमेटिक्स हैव 4 पार्ट्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो इनके अंतर्गत, इस संख्याओं के अंतर्गत साधारण संख्या है का चारों भाग आने चाहिए, दशमलव संख्याओं के चारों भाग आने चाहिए, साधारण और मिश्र भिन्न के चारों भाग आने चाहिए, और बीज गणित के अंतर्गत आपको योग व्युत्पन्न गुणन और भाग की क्रिया आनी चाहिए। बीज गणित के अंतर्गत जिसमें बीजीय से अर्थात अंक के साथ अल्फाबेट लगाया गया होगा, व्यंजन या स्वर लिखा गया, जैसे 2a 4a 6b। अब इनको हमारे क्या करना है, योग करना है। तो a के नीचे एक और b के नीचे b को लिखेंगे और फिर हम इसका योग कर सकते हैं। जैसे 2a 2b 2c, ये आपके बीजीय गणित के अंतर्गत आते हैं। इसको भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले साधारण संख्याओं का योग आपको आना चाहिए, फिर दशमलव संख्याओं का योग व्युत्पन्न गुणन भाग के आना चाहिए, फिर साधारण गुण और मिश्र भिन्न के बारे में आपको आना चाहिए। इनके बारे में विस्तार से कल डिस्कशन करेंगे। आज आप अपनी नोटबुक में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हमें संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए कि गणित में, बेसिक मैथमेटिक्स में शून्य से स्टार्ट करते संख्याओं को, उनको प्रत्येक संख्या को आपको पहचान में आना चाहिए, प्रत्येक संख्या को आपको लिखना आना चाहिए, हिंदी में और अंकों में, दोनों में आपको संख्या को लिखना आना चाहिए, अंग्रेजी में और आपको डिजिट में संख्या को लिखना आना चाहिए। साथ में इनके जो अनुप्रयोग है उसके बारे में हम कल विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।